जस्ट वॉर थियोरी। इस वीडियो में हम जस्ट वॉर थियोरी और जस्ट वॉर थियोरी के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है या आप पॉलिटिकल साइंस में एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये ऑनलाइन कोर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। इस कोर्स में हमने पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है। कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्टली वहाँ से हमारे आप कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। जस्ट वॉर थियोरी। जस्ट वॉर थियोरी का संबंध वॉर से है, युद्ध से है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से है। और वॉर हमेशा से एक मॉरली प्रॉब्लमेटिक ह्यूमन एक्टिविटी रहा है। मॉरली प्रॉब्लमेटिक ह्यूमन एक्टिविटी इसलिए क्योंकि वॉर इन्वॉल्व्स डेलिबरेट किलिंग ऑफ पीपल। अगर दो कंट्रीज के बीच वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो लोग मरेंगे। हजारों और कभी कभी लाखों की संख्या में लोगों की जानें जाएंगी। मरने वालों में अधिकांश तो सोल्जर होंगे जिन्हें हम कॉम्बैटेंट्स कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से कोई संबंध नहीं होगा, जो सिविलियंस होंगे, नॉन कॉम्बैटेंट्स होंगे। और वॉर अपने साथ सिर्फ मौतें ही लेकर नहीं आता। जो कंट्रीज, जो सोसाइटीज़ वॉर को एक्सपीरियंस करती हैं, वॉर को फेस करती हैं, वॉर की वजह से इन सोसाइटीज़ का बेसिक सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिवास्टेट हो जाता है। वॉर एक सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिसरप्शन भी लेकर आता है। एक ऐसा डिसरप्शन जिसकी भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। वॉर और वॉर के इन कंसिक्वेंसेस को समझने के बाद अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि क्या वॉर होना चाहिए, क्या इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर अलाउड होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का कोई एक सिंगल यूनिवर्सल आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम को देखने का आपका नजरिया क्या है, आपका अप्रोच क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर अलाउड होना चाहिए या वॉर अलाउड नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर, इस इशू पर दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ है पैसिफिस्ट्स और दूसरे तरफ है रियलिस्ट्स। जो पैसिफिस्ट्स हैं ये कहते हैं कि वॉर एक कंप्लीटली इमोरल ह्यूमन एक्टिविटी है और किसी भी सिचुएशन में वॉर अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रियलिस्ट हैं, यथार्थवादी जो रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि वॉर एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम मोरालिटी अप्लाई नहीं कर सकते। वॉर के लिए मोरालिटी इररेलेवेंट है। वॉर में सब कुछ फेयर होता है। वॉर के लिए सही या गलत का कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड या मापदंड नहीं होता। तो एक तरफ है पैसिफिस्ट्स जो कहते हैं कि वॉर कभी अलाउड नहीं होना चाहिए, और दूसरे तरफ है रियलिस्ट जिनका कहना है कि वॉर को अलाउ नहीं करने का कोई रीजन ही नहीं बनता, कोई बेस ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वॉर के लिए मोरालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। वॉर के लिए मोरालिटी इररेलेवेंट होता है। वॉर से रिलेटेड इन दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स के बीच एक और व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो ये कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर अलाउड हो सकता है अगर कंट्रीज कुछ मॉरल लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में रहकर वॉर को डिक्लेयर करती हैं और वॉर को फाइट करती हैं। वॉर से रिलेटेड ये जो थर्ड अप्रोच है, जो कि पैसिफिस्ट और रियलिस्ट अप्रोच के बीच एक मिडिल ग्राउंड एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, इस थर्ड अप्रोच को ही जस्ट वॉर थियोरी या जस्ट वॉर ट्रेडिशन कहते हैं। जस्ट वॉर थियोरी में यह एक्नॉलेज किया जाता है कि वॉर एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में वॉर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यहां पर दैट मीन्स जस्ट वॉर थियोरी में यह भी एक्नॉलेज किया जाता है, यह भी एक्सेप्ट किया जाता है कि वॉर एक मॉरली इररेलेवेंट ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है और वॉर के स्फीयर में भी मोरालिटी अप्लाई होता है, और मोरालिटी के दायरे में, मोरालिटी के लिमिट में रहकर फाइट किया गया वॉर ही एक जस्ट वॉर, एक लेजिटिमेट वॉर होता है। सो व्हाट इज अ जस्ट वॉर? एक जस्ट वॉर क्या है? अ जस्ट वॉर इज अ वॉर विच इज फॉट फॉर अ जस्ट एंड अ लॉफुल काउज एंड इन अ जस्ट एंड अ लॉफुल वे। एक जस्ट काउज के लिए फाइट किया गया वॉर, एक सही उद्देश्य को हासिल करने के लिए लड़ा गया युद्ध, और एक न्यायोचित, एक जस्ट तरीके से, एक सही तरीके से लड़ा गया युद्ध जस्ट वॉर कहलाता है।
इस डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाता है कि एक वॉर के जस्ट वॉर होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड है। पहला, जब एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया जाता है तो जिन रीजंस के वजह से वॉर डिक्लेयर किया जा रहा है, जिन काउजेस के वजह से वॉर डिक्लेयर किया जा रहा है, इन रीजंस और इन काउजेस का मॉरली जस्टिफाइड होना जरूरी है। मतलब जो रीजंस हैं, जो काउजेस हैं जिनकी वजह से वॉर हो रहा है, इन रीजंस, इन काउजेस को जस्ट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जब दो कंट्रीज एक्चुअल वॉर फाइट कर रही हैं तो बैटल फील्ड में फाइटिंग के दौरान दोनों कंट्रीज को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत होती है, कुछ मॉरल लिमिट्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिन्हें फाइटिंग के दौरान बैटल फील्ड में दोनों कंट्री को फॉलो करना होता है। और अगर कंट्रीज फाइटिंग के दौरान इन लिमिट्स को क्रॉस करती हैं या इन रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करती हैं तो जो वॉर है वो जस्ट वॉर नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होते हैं या एक वॉर में ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो जो वॉर है वो जस्ट वॉर कहलाएगा। जस्ट वॉर के इन दो एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए दो लैटिन फ्रेजेस को यूज किया जाता है, जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो। जस्ट वॉर का जो पहला एलिमेंट है, जहां हम जस्ट कॉजेज ऑफ वॉर की बात करते हैं, लॉफुल कॉजेज ऑफ वॉर की बात करते हैं कि कब एक कंट्री वॉर डिक्लेयर करने के लिए मॉरली जस्टिफाइड होता है, वॉर में जाने के लिए मॉरली जस्टिफाइड होता है। जस्ट वॉर के इस एलिमेंट को जस्ट एड बेलम कहा जाता है। और जस्ट वॉर का जो दूसरा एलिमेंट है, जहां हम इस बात पर फोकस करते हैं कि कंट्रीज के बीच जब एक्चुअल फाइटिंग हो रहा है तो बैटल फील्ड में फाइटिंग के दौरान कंट्रीज को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फाइटिंग के दौरान कंट्रीज के ऊपर किस तरह के मॉरल लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं, जस्ट वॉर के इस दूसरे एलिमेंट को जस्ट इन बेलो कहा जाता है। तो जस्ट एट बेलम वॉर शुरू होने से पहले कंट्रीज के बिहेवियर को रेगुलेट करता है और जस्ट इन बेलो वॉर शुरू होने के बाद कंट्रीज के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। लेकिन यहां आपको एक बात समझना है कि जस्ट एट बेलम या जस्ट इन बेलो ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो कि कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया गया हो, नहीं। जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो ये दो थ्योरेटिकल प्रपोजिशंस हैं जो कि जस्ट वॉर थ्योरी का एक पार्ट है। जस्ट वॉर थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही पुरानी थियोरी है जिसकी हिस्ट्री को आप सेंट ऑगस्टीन से ट्रेस कर सकते हैं। सेंट ऑगस्टीन के बाद थॉमस एक्वाइनस, विटोरिया और सॉरेज जैसे मीडिएवल फिलोसोफर्स ने जस्ट वॉर थियोरी के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स की अगर आप बात करें तो जस्ट वॉर ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं माइकल वल्जर। माइकल वल्जर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। तो जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो ये जस्ट वॉर थियोरी के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लेकिन जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कई इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं। जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कई इंटरनेशनल लॉज को फ्रेम किया गया है, जैसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51 जो कि कंट्रीज को सेल्फ डिफेंस में वॉर डिक्लेयर करने का राइट देता है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का ये आर्टिकल 51 जस्ट एट बेलम के अंतर्गत आएगा। इसी तरह 1949 का जेनीवा कन्वेंशन जस्ट इन बेलो के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जेनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले जो 4 कन्वेंशन है और 3 प्रोटोकॉल्स हैं, ये सभी वॉर के दौरान नॉन कॉम्बैटेंट्स, वुंडेड, सिक, इंजर्ड पीपल, चिल्ड्रन, वुमेन, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन करता है। तो जेनीवा कन्वेंशन भी जस्ट इन बेलो के अंतर्गत आता है। ये था जस्ट वॉर थियोरी और जस्ट वॉर थियोरी के इन दो एलिमेंट्स जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम जस्ट वॉर थियोरी के इन दोनों एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जस्ट एट बेलम। जस्ट एट बेलम मतलब कब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने के लिए मॉरली जस्टिफाइड होता है, या आप कह सकते हैं कि कब एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जस्टली या लॉफुली वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है। जस्ट एट बेलम के अंतर्गत 6 कंडीशंस हैं और अगर इन 6 कंडीशंस को एक कंट्री फुलफिल करता है तो वो कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सकता है और जस्ट एट बेलम के अकॉर्डिंग ये एक जस्ट वॉर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस वॉर के पूरी तरह से जस्ट वॉर होने के लिए इस कंट्री को जस्ट एट बेलम के इन 6 कंडीशंस के साथ साथ
जस्ट इन बेलो के भी 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। जस्ट एट बेलम के अंतर्गत आने वाले कंडीशंस और जस्ट इन बेलो के अंतर्गत आने वाले कंडीशंस, इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही एक वॉर जस्ट वॉर कहलाएगा। जस्ट एट बेलम के अंतर्गत आने वाला जो पहला कंडीशन है वो कहता है कि द वॉर मस्ट बी वेज्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ लेजिटिमेट अथॉरिटी। वॉर हमेशा एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के द्वारा ही डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ लेजिटिमेट अथॉरिटी का मतलब है एक सॉवरेन नेशन स्टेट और उस सॉवरेन नेशन स्टेट की गवर्नमेंट। तो वॉर हमेशा एक सॉवरेन नेशन स्टेट के द्वारा किसी दूसरे सॉवरेन नेशन स्टेट के अगेंस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कोई खतरा है और सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 9 मेंबर्स वॉर डिक्लेयर करने के लिए सहमत हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति कंपलसरी है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है। दैट मीन्स सॉवरेन नेशन स्टेट के अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भी जस्ट एट बेलम के अंतर्गत वॉर डिक्लेयर करने के लिए एक लेजिटिमेट अथॉरिटी माना जाता है। सेकेंड कंडीशन है देयर मस्ट बी जस्ट कॉज फॉर गोइंग टू वॉर। एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने के पीछे जो काउज है, जो रीजन है, वो जस्ट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। वॉर डिक्लेयर करने के पीछे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जस्ट काउज है वो है सेल्फ डिफेंस। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 में भी ये क्लियरली कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस में किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करना ये हर कंट्री का एक अधिकार होता है, एक राइट होता है। सेल्फ डिफेंस के अलावा डिफेंस ऑफ अदर्स, दूसरों की सुरक्षा के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ पीस, किसी कंट्री में शांति बहाल करने के लिए, या पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डूअर्स, ये सभी वॉर डिक्लेयर करने के पीछे जस्ट काउजेस हो सकते हैं, जस्ट रीजंस हो सकते हैं। तीसरा कंडीशन है वॉर मस्ट बी द लास्ट रिजॉर्ट। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने के जस्ट रीजंस हैं, जस्ट काउजेस हैं, तो जस्ट रीजंस, जस्ट काउजेस के होने के बावजूद भी आपको उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने से बचना है। पहले आपको वॉर अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये कोशिश करना है कि आप दूसरे शांतिपूर्ण तरीके से उस कंट्री के साथ अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें, जैसे बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, या यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेकर। लेकिन जब आपने वॉर के अलावा बचे अपने सारे ऑप्शंस को यूज कर लिया है और इसके बाद भी उस कंट्री के साथ आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का एकमात्र रास्ता वॉर ही बचता है, वॉर ही आपके पास लास्ट ऑप्शन है, तभी आप उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है देयर मस्ट बी रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट वॉर तभी वेज करना चाहिए जब वो कंट्री इस बात को लेकर फुल्ली एश्योर्ड रहे कि वॉर से होने वाला जो बेनिफिट है वो वॉर के कॉस्ट से अधिक होगा। दैट मीन्स अगर एक कंट्री को ये पता है कि किसी वॉर में उसके जीत की संभावना ना के बराबर है तो उस कंट्री को वो वॉर फाइट नहीं करना चाहिए। अगर एक कंट्री को ये पता है कि वो किसी वॉर में हार जाएगी तो ये जानते हुए भी उस कंट्री को, अपने सोल्जर्स को उस वॉर में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन सोल्जर्स की जान बच सकती है जो कि अदरवाइज बिना मतलब मारे जा सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन है कि द वायलेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द रॉन्ग बीइंग रेजिस्टेड। मतलब जिस गलत को सही करने के लिए जो वॉर हो रहा है, जिस रॉन्ग को राइट करने के लिए जो वॉर हो रहा है, उस वॉर में उतना ही वायलेंस यूज किया जाना चाहिए जितना वायलेंस इस पर्टिकुलर रॉन्ग को राइट करने के लिए जरूरी हो। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इस कंट्री के द्वारा उस दूसरे कंट्री के अगेंस्ट उतना ही वायलेंस यूज किया जाना चाहिए जितने वायलेंस में वो कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर ले। जरूरत से अधिक अगर वायलेंस यूज किया जाता है तो ये डिस्प्रपोर्शनल होगा और इसलिए ये गलत होगा।
सिक्स्थ और लास्ट कंडीशन है, द वॉर मस्ट बी फॉट विथ राइट इंटेंशन या जस्ट इंटेंशन। वॉर में जाने के लिए एक कंट्री के जो इंटेंशंस हैं, ये इंटेंशंस सही होने चाहिए। इंटेंशंस का यहां मतलब है ऑब्जेक्टिव्स, गोल या ड्राइविंग फोर्स। तो वॉर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो सही होने चाहिए। अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है उस कंट्री से रिवेंज लेने के लिए या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंट्री उस कंट्री का एक एनिमी है, तो यहां पर इंटेंशंस गलत है। वॉर हमेशा एक कॉमन गुड, एक कलेक्टिव गुड को अटेन करने के लिए वेज किया जाना चाहिए, किसी तरह के रिवेंज के लिए नहीं या फिर अपने आप को, अपने पावर को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं। राइट इंटेंशंस के अंतर्गत एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट को थॉमस एक्वाइनस के द्वारा डेवलप किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है और इस डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस एट बेलम के इन 6 कंडीशंस के बाद आता है जस इन बेलो। जस इन बेलो वॉर के दौरान, फाइटिंग के दौरान बैटलफील्ड में कंट्रीज के बीच होने वाले एक्शंस और एक्टिविटीज से जुड़ा है। जस इन बेलो के अंतर्गत हम उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिन प्रिंसिपल्स को कंट्रीज को फाइटिंग के दौरान फॉलो करना होता है। यहां पर कुल 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि जब एक फाइटिंग हो रहा है तो फाइटिंग सिर्फ 2 कंट्रीज के मिलिट्री के बीच होना चाहिए। जो लोग वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कम्बैटेंट्स कहते हैं, और जो लोग वॉर में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उन्हें नॉन कॉम्बैटेंट्स कहा जाता है। एक वॉर जस्ट वॉर तभी होगा जब उस वॉर में होने वाला जो फाइटिंग है और इन फाइटिंग्स के जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स सिर्फ कॉम्बैटेंट्स ही हों, तभी ये वॉर जस्ट वॉर होगा। जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं उन्हें एक वॉर में इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। वॉर के दौरान होने वाले फाइटिंग्स का किसी भी तरह का कोई असर इन नॉन कॉम्बैटेंट्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जो फाइटिंग्स हैं और जो फाइटिंग्स के टारगेट हैं वो सिर्फ कॉम्बैटेंट्स ही होने चाहिए। नॉन कॉम्बैटेंट्स के ऊपर फाइटिंग का कोई भी असर, कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। वुमेन, चिल्ड्रन, सिक, इंजर्ड पीपल, टीचर, मर्चेंट, सिविलियन, ये सभी नॉन कॉम्बैटेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि एक वॉर में उतना ही वायलेंस यूज किया जाना चाहिए, उतना ही डैमेज क्रिएट किया जाना चाहिए जितने की जरूरत हो। जरूरत से अधिक अगर वायलेंस यूज किया जाता है या किसी कंट्री में डैमेज क्रिएट किया जाता है तो ये गलत होगा। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि किसी वॉर में जो कम्बैटेंट्स हैं, जिनके बीच वॉर हो रहा है, इन कम्बैटेंट्स के द्वारा उन वेपन्स को कभी भी यूज नहीं किया जाना चाहिए जिन वेपन्स का यूज इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड हो, जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज। किसी भी वॉर में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को यूज करना ये अनजस्ट है, ये प्रोहिबिटेड है। और अगर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज किसी वॉर में होता है तो ना ही सिर्फ ये एक वॉर क्राइम होगा, बल्कि ये जो वॉर है ये वॉर भी अनजस्ट वॉर होगा।